मेरे बेटे की सांसें उखड़ रही हैं। पहले इलाज शुरू कर दीजिए। पैसे मैं जमीन बेच कर दे दूंगा। अरे हट यहाँ से भिखारी। ये 5 स्टार अस्पताल है, तेरी औकात नहीं यहाँ पैर रखने की। डॉक्टर साहब मैं हाथ जोड़ता हूँ, गांव से बहुत दूर से आया हूँ। सरकारी अस्पताल वालों ने जवाब दे दिया था। सुना है आपके हाथों में जादू, आप मरे हुए को भी जिंदा कर देते हैं। मेरे बच्चे को बचा लीजिए, मैं अपनी एक एक इंच जमीन आपके नाम कर दूंगा। बस अभी इलाज शुरू कर दीजिए। ओ गार्ड, कहाँ मर गए तुम लोग? इस बंदे गंदे बदबूदार आदमी को मेरे केबिन से बाहर निकालो। पूरा केबिन महक गया है इसके पसीने की बदबू से। अरे इलाज तो दूर की बात है, मैं ऐसे लोगों को छूना भी पसंद नहीं करता। पता नहीं कौन कौन सी बीमारी लेकर चले आते हैं। दोस्तों, एक पिता की लाचारी और एक डॉक्टर के अहंकार की यह कहानी आज आपकी आंखों में आंसू ला देगी। लेकिन इस कहानी का अंत ऐसा है जो हर घमंडी इंसान को जीवन भर याद रहेगा। वह बूढ़ा किसान जिसका नाम रामदीन था, फटे हुए कपड़ों में आंखों में आंसू लिए उस आलीशान जीवन रक्षक हॉस्पिटल के ठंडे फर्श पर घुटनों के बल बैठ गया। स्ट्रेचर पर उसका जवान बेटा तड़प रहा था। सांसें किसी उखड़े हुए पेड़ की जड़ों की तरह हिल रही थी। डॉक्टर मल्होत्रा, आप तो भगवान का रूप है। भगवान कभी अपने भक्त की जेब देखकर आशीर्वाद नहीं देते। आज मेरे पास देने को नगद पैसे नहीं है, लेकिन मैं वचन देता हूँ पाई पाई चुका दूंगा। डॉक्टर मल्होत्रा जो इस शहर के सबसे महंगे और मशहूर सर्जन थे, उन्होंने अपनी नाक पर रुमाल रखते हुए हिकारत भरी नजरों से रामदीन को देखा। देखो बाबा, ये भावनात्मक बातें और यह रोना धोना फिल्मों में अच्छा लगता है। यह प्राइवेट अस्पताल है, यहाँ मशीन का एक बटन भी तब दबता है जब काउंटर पर पैसे जमा होते हैं। 5 लाख रुपए जमा कराओ, तभी ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुलेगा, वरना अपने बेटे को किसी झोला छाप डॉक्टर के पास ले जाओ। गार्ड, इन्हें बाहर करो। 2 मोटे ताजे सुरक्षाकर्मी आए और उन्होंने रामदीन को बाहों से पकड़कर ऐसे घसीटा जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि कूड़े का ढेर हो। मत करो, मेरे बच्चे को लग जाएगी। हम चले जाएंगे, हम चले जाएंगे साहब। रामदीन चिल्लाता रहा, लेकिन डॉक्टर मल्होत्रा ने मुड़कर देखा तक नहीं। वो अपनी महंगी गाड़ी में समय देख रहे थे, क्योंकि आज अस्पताल के नए मालिक जो विदेश से आ रहे थे, उनके स्वागत के लिए एक बड़ी मीटिंग रखी गई थी। डॉक्टर मल्होत्रा को अपना रुतबा और बढ़ाना था, और ऐसे में एक गरीब मरीज उनके सिर्फ एक समय की बर्बादी थी। अस्पताल के बाहर चिलचिलाती धूप में रामदीन अपने बेटे के सिर के गोद में रखकर रो रहा था। आते जाते लोग तमाशबीन बने देख रहे थे, लेकिन मदद के लिए कोई आगे नहीं आ रहा था। तभी एक साधारण सा दिखने वाला आदमी, जिसने सफेद कुर्ता पैजामा और पैरों में साधारण चप्पल पहनी थी, वह आया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, लेकिन आंखों में तूफान। क्या हुआ काका, आप यहाँ जमीन पर क्यों बैठे हैं? और इस लड़के की हालत तो बहुत खराब लग रही है। रामदीन ने रोते हुए सारी बात बताई। उसने बताया कि कैसे डॉक्टर मल्होत्रा ने बिना पैसे के इलाज करने से मना कर दिया और धक्के मारकर निकाल दिया। क्या उस अजनबी ने रामदीन के कंधे पर हाथ रखा। काका, आप चिंता मत कीजिए, आपके बेटे का इलाज इसी अस्पताल में होगा और वही डॉक्टर करेगा। नहीं बेटा, वो बहुत बड़े लोग हैं, वो हमें मार डालेंगे। मैं अपने बेटे को लेकर गाँव वापस जा रहा हूँ। शायद इसकी किस्मत में यही लिखा है। किस्मत बदलना इंसान के हाथ में नहीं, लेकिन कोशिश करना तो है। उठिए, मेरे साथ चलिए। उस अजनबी की आवाज़ में इतना अधिकार और भरोसा था कि रामदीन ना नहीं कह सका। वह अजनबी रामदीन और उसके बेटे के स्ट्रेचर पर लेकर आपस अस्पताल के अंदर घुसा। रिसेप्शन पर खड़ी नर्स ने उन्हें फिर से आते देखा तो चिल्लाई, अरे तुम लोग फिर से आ गए? गार्ड ने अभी निकाला था ना, अब पुलिस को बुलाना पड़ेगा क्या? सिस्टर, इस मरीज को तुरंत इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट कीजिए, इनकी नब्ज बहुत धीमी है। उस अजनबी ने बेहद सख्त आवाज में आदेश दिया। नर्स एक पल के लिए सहम गई, लेकिन फिर उसे डॉक्टर मल्होत्रा का डर याद आया। तुम कौन होते हो आदेश देने वाले? यहाँ का नियम नहीं पता? पहले पैसे फिर इलाज। नियम इंसान की जान बचाने के लिए होते हैं, जान लेने के लिए नहीं। मैं कह रहा हूँ इलाज शुरू करो, पैसे मैं दूंगा। उस अजनबी ने अपने जेब से एक चेक बुक निकाली, लेकिन तभी वहाँ डॉक्टर मल्होत्रा अपनी पूरी टीम के साथ लॉबी में आ गए। वे बहुत जल्दबाजी में थे, क्योंकि नए चेयरमैन के आने की खबर मिल चुकी थी। ये शोर कैसा है? अरे तुम फिर अंदर आ गए, और ये तुम्हारे साथ कौन है? डॉक्टर मल्होत्रा ने उस अजनबी को ऊपर से नीचे तक देखा। साधारण कपड़े, धूल लगी चप्पल। तुम इसके रिश्तेदार हो क्या? लगता है तो तुम भी वैसे ही फटे हाल हो। देखो, मुझे अभी बहुत जरूरी काम है, हमारे नए चेयरमैन साहब आ रहे हैं। यहाँ भीड़ मत लगाओ, वरना तुम सबको जेल भिजवा दूंगा। डॉक्टर मल्होत्रा, चेयरमैन साहब जब आएंगे तब आएंगे, फिलहाल आपके सामने एक मरता हुआ मरीज है। क्या एक डॉक्टर का फर्ज आपको यह नहीं सिखाता कि पहले जान बचाई जाए? उस अजनबी ने सीधे डॉक्टर की आंखों में देखते हुए कहा। यह सुनकर डॉक्टर मल्होत्रा का अहंकार जैसे सुलग उठा। आज तक इस अस्पताल में उसने इस लहजे में बात करने की हिम्मत किसी ने नहीं की थी। जुबान संभाल कर बात कर, तू मुझे सिखाएगा मेरा फर्ज? मैंने हजारों जानें बचाई हैं, लेकिन मुफ्त में नहीं। समाज सेवा करनी है तो बाहर जाकर तंबू लगा, यह हॉस्पिटल है। अगर हजारों जानें बचाकर भी आपके अंदर का इंसान मर चुका है तो आप डॉक्टर नहीं, व्यापारी हैं। और रही बात पैसों की, तो यह लीजिए। उस अजनबी ने अपनी जेब से नगद 50,000 रुपए निकालकर काउंटर पर रख दिए। ये लीजिए एडवांस, अब तो इलाज शुरू कीजिए। डॉक्टर मल्होत्रा ने पैसे को देखा, फिर उस अजनबी को। उन्हें लगा कि शायद यह कोई छोटा मोटा किसान नेता है जो हंगामा खड़ा कर सकता है, और आज चेयरमैन आने वाले थे तो वह कोई तमाशा नहीं चाहते थे। ठीक है, इसे एडमिट कर लो, लेकिन सुन लो, अगर बाकी के 4.5 लाख कल सुबह तक जमा नहीं किए तो इलाज में बीच में ही रोक दिया जाएगा और मरीज को बाहर फेंक दिया जाएगा। समझ गए? समझ गया। आप इलाज शुरू कीजिए। रामदीन के बेटे को अंदर ले
जाया गया। डॉक्टर मल्होत्रा अपने जूनियर डॉक्टर को हिदायत देकर चले गए कि इस भिखारी पर ज़्यादा महंगी दवाइयाँ बर्बाद मत करना, कल वैसे भी इसे निकालना ही पड़ेगा। दोस्तों, कहानी में असली तूफान तो अब आने वाला है। क्या वह अजनबी सिर्फ एक मददगार था या उसका इस अस्पताल में कोई गहरा रिश्ता था? डॉक्टर मल्होत्रा के पैरों तले जमीन खिसकने वाली है। अगर आप ऐसी कहानियाँ पसंद करते हैं तो दिल को छू जाएं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना दीजिए ताकि अगला वीडियो आपसे मिस ना हो। 2 घंटे बीत गए। रामदीन के बेटे की हालत अब स्थिर थी। वह अजनबी वही पेंटिंग रूम में बैठा रहा। तभी पूरे अस्पताल में हड़कंप मच गया। सायरन बजने लगे। बड़ी बड़ी गाड़ियां अस्पताल के गेट पर आकर रुकी। चेयरमैन साहब आ गए, चेयरमैन साहब आ गए की आवाज़ें गूंजने लगी। डॉक्टर मल्होत्रा, अस्पताल के डीन और बाकी सारा स्टाफ हाथों में फूलों के गुलदस्ते लेकर गेट की तरफ दौड़ा। डॉक्टर मल्होत्रा सबसे आगे थे। अपने कोट को ठीक करते हुए चेहरे पर बनावटी मुस्कान चिपकाए हुए एक काली लग्जरी कार रुकी। ड्राइवर ने भागकर पिछला दरवाजा खोला, लेकिन कार खाली थी, अंदर कोई नहीं था। ये क्या? चेयरमैन साहब कहाँ हैं? ड्राइवर साहब कहाँ हैं? डॉक्टर मल्होत्रा ने घबराकर पूछा। डॉक्टर ने बहुत ही अदब से जवाब दिया, सर साहब तो 2 घंटे पहले ही यहाँ उतर गए थे। उन्होंने कहा कि वह एक आम आदमी की तरह अस्पताल का निरीक्षण करना चाहते हैं। डॉक्टर मल्होत्रा के माथे पर पसीना आ गया। क्या 2 घंटे पहले? लेकिन हमने तो किसी वीआईपी को अंदर आते नहीं देखा। तभी अस्पताल के स्पीकर पर एक अनाउंसमेंट हुई। डॉक्टर मल्होत्रा और सभी सीनियर्स डॉक्टर्स तुरंत कॉन्फ्रेंस रूम में रिपोर्ट करें। चेयरमैन सर मीटिंग के लिए इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर मल्होत्रा और उनकी टीम भागते हुए कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ गए। उनके दिल की धड़कनें तेज थी। कौन हो सकता है? क्या किसी ने कोई गलती कर दी? जैसे ही उन्होंने कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा खोला, अंदर का नजारा देखकर डॉक्टर मल्होत्रा के पैरों से जान निकल गई। उनका चेहरा सफेद पड़ गया, जैसे किसी ने उनका सारा खून निचोड़ लिया हो। चेयरमैन की कुर्सी पर वही शख्स बैठा था, वही साधारण कुर्ते पैजामे वाला अजनबी, वही जिसने रामदीन के बेटे के लिए बहस की थी, वही जिसे डॉक्टर मल्होत्रा ने फटे हाल और भिखारी कहा था। उसका नाम था डॉक्टर अविनाश वर्मा, देश के सबसे बड़े समाज सेवी और इस अस्पताल श्रृंखला के नए मालिक। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। सुई गिरने की भी आवाज़ सुनी जा सकती थी। डॉक्टर मल्होत्रा का गला सूख गया। उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। डॉक्टर अविनाश ने शांति से पानी का गिलास उठाया, एक घुट पिया और डॉक्टर मल्होत्रा की तरफ देखा। आइए डॉक्टर मल्होत्रा, आपका स्वागत है। आप तो मेरा इंतजार कर रहे थे ना? मैं तो 2 घंटे से आपके सामने ही खड़ा था। बस फर्क इतना था कि तब मैं एक मरीज का रिश्तेदार था और अब चेयरमैन हूँ। कुर्सी बदलते ही आपका नजरिया बदल गया। सर मुझे मुझे पता नहीं था सर, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई सर। डॉक्टर मल्होत्रा हकला रहे थे। उनके हाथ पैर कांप रहे थे। भूल, इसे आप भूल कहते हैं? डॉक्टर अविनाश ने जोर से मेज पर हाथ मारा। आवाज़ इतनी तेज थी कि सब उछल पड़े। एक पिता अपने मरते हुए बेटे को लेकर आपके पैरों में गिर रहा था और आपको अपनी मीटिंग की चिंता थी। आपने उसे जानवर समझा। आपने कहा था कि यह अस्पताल धर्मशाला नहीं है। बिल्कुल सही कहा था, लेकिन यह अस्पताल का सही खाना भी नहीं है। डॉक्टर मल्होत्रा, सर मैं माफ़ी मांगता हूँ। मैं आगे से ध्यान रखूंगा। माफ़ी? उस बूढ़े बाप के आंसुओं की कीमत तुम्हारी माफ़ी से नहीं चुक सकती। तुम जैसे लोगों ने चिकित्सा जैसे पवित्र पेशे को धंधा बना दिया है। तुम्हें गर्व है ना अपने हाथों के जादू पर, लेकिन जिस हाथ में दया नहीं वो हाथ डॉक्टर का नहीं जल्लाद का होता है। डॉक्टर अविनाश अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। डॉक्टर मल्होत्रा, इसी वक्त अपना कोट उतारिए और अपना आईडी कार्ड मेज पर रख दीजिए। सर आप मुझे निकाल रहे हैं? सर मैंने इस अस्पताल को 20 साल दिए हैं। आपने 20 साल इस अस्पताल को नहीं, अपने बैंक बैलेंस को दिए हैं। अगर आज मैं चेयरमैन बनकर नहीं आता तो वह लड़का मर जाता और आप अपनी पार्टी एंजॉय कर रहे होते। मुझे इस अस्पताल में एक काबिल डॉक्टर चाहिए, लेकिन उससे पहले मुझे एक इंसान चाहिए। आप जा सकते हैं। यू आर फायर्ड। डॉक्टर मल्होत्रा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जिस रुतबे, जिस घमंड के नशे में वह चूर थे, वह एक पल में चकनाचूर हो गया। वह रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए कमरे से बाहर निकले, लेकिन आज उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। ठीक वैसे ही जैसे कुछ देर पहले रामदीन की सुनने वाला कोई नहीं था। इसके बाद डॉक्टर अविनाश सीधे जनरल वार्ड में गए, जहां रामदीन का बेटा भर्ती था। रामदीन हाथ जोड़कर खड़ा था। उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। बस इतना पता था कि साढ़े बड़े डॉक्टर सजनवी के पीछे सिर झुकाकर खड़े थे। बाबूजी, आप तो। डॉक्टर अविनाश ने रामदीन के जुड़े हुए हाथों को अपने हाथों में ले लिया। काका, मुझे बाबूजी मत कहिए, मैं तो आपका बेटा हूँ। आपके बेटे का पूरा इलाज मुफ्त होगा और जब तक वह पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता, अस्पताल की तरफ से उसके रहने और खाने का पूरा इंतजाम किया जाएगा। और जो 50,000 मैंने जमा किए थे वो ये रहे आपके पैसे। इसे अपने पास रखिए। बेटे के लिए फल खरीद लीजिएगा। रामदीन की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वह डॉक्टर अविनाश के पैरों में गिरने लगा। नहीं काका, पैर मत छूइए। आशीर्वाद दीजिए कि मैं कभी भी डॉक्टर मल्होत्रा जैसा न बनूं। मुझे हमेशा याद रहे कि यह कुर्सी, यह पैसा, यह सब उस ऊपर वाले की अमानत है, सेवा करने के लिए। उस दिन अस्पताल के हर कर्मचारी ने एक सबक सीखा। नर्स, वार्ड बॉय, जूनियर डॉक्टर्स, सबकी आंखों में एक चमक थी। उस दिन के बाद जीवन रक्षक हॉस्पिटल के दरवाजे कभी किसी गरीब के लिए बंद नहीं हुए। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि पद और पैसा तो आज है, कल नहीं होगा, लेकिन आपका व्यवहार, आपकी इंसानियत ही आपकी असली पहचान है। आप जीवन में कितने भी बड़े आदमी बन जाएं, लेकिन अगर आप दूसरे के दर्द को महसूस नहीं कर सकते तो आप बहुत छोटे हैं। घमंड का सिर हमेशा नीचा होता है और सेवा का हाथ हमेशा ऊंचा। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया है तो प्लीज़ अभी इस वीडियो को लाइक करें। आपका एक लाइक हमें
ऐसी और कहानियां बनाने की हिम्मत देता है। और हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंतजार किस बात का, जुड़िए हमारे परिवार से। कमेंट में जय हिंद या इंसानियत जिंदाबाद जरूर लिखें, मैं हर कमेंट पढ़ूंगा। अगली कहानी में फिर मिलेंगे एक नए जज्बात के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी नमस्कार।